तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इतिहास क्लास 6 एनसीईआरटी बुक चैप्टर टू का फर्स्ट पार्ट मैंने कल करा दिया, सेकंड पार्ट में आज कराऊंगा, यानी कि चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो जाए। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 इतिहास। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 2 पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियो पर अपलोड कर दिया है कल। आप अगर नहीं देखे तो जाकर वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। तो आप पूरा वीडियो बहुत आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। हमने कल यहाँ तक कर लिया था। खेती और पशुपालन की शुरुआत तक हमने कल कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी। तो फिर लोग लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने से बचने की प्रक्रिया का नाम से जाना। जब लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने जब लोग पौधे उगाते थे और जानवर की देखभाल करते तो वहाँ बचते भी थे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? इस प्रक्रिया को बचने की प्रक्रिया कहा गया है। अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। यानी कि जो जानवर होते थे ना, वो पौधे होते थे, वो जंगलों में जो जानवर रहते थे, पौधे उगते थे, उनसे काफ़ी भिन्न थे। इस वजह से यह बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों को जानवर लोग चयन करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे दिया गया उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बात होती है कि उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना बहुत कम होती थी। यही नहीं, अभी और सुनिए, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने और अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल यानी अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। डंठल वो होते थे जो पके हुए अनाज के दानों को संभाल सके। डंठल अनाज पके दानों को भार को संभाल सके। ऐसे पौधों को बीज को संभाल कर रखा जाए ताकि वो आगे चलकर जो है ना सॉरी जो आगे चलकर उगाने के लिए वो सुरक्षित रखे जा सके। यानी कि जो पौधे उगते थे और जो बीज पकते थे, बीज पकाकर वो बीज रख लिए जाते थे ताकि आगे उन्हें उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं कि जो हाईलाइट की गई उल्लेख आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमें बताया गया उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों के धीरे धीरे भिन्न होते गए हैं। धीरे धीरे क्या होते गए हैं? भिन्न होते गए हैं। जो मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत व सींग छोटे होते थे। क्या होते थे? छोटे होते थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। जो बचने की प्रक्रिया है पूरी दुनिया में आराम से चलती रही। करीब 12,000 साल पहले यह शुरू हो गई। बचने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी। जो धीरे धीरे लोग पौधे और फसलें उगाने लगे, जानवरों को पालना शुरू कर दी, इसलिए बचने की प्रक्रिया का आरंभ हो गया था। वास्तव में आज जो भोजन हम करते हैं इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं थे। और गेहूं जो 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 कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहले कौन सी अनाज बोए जाते थे? गेहूं और जौ बोए जाते थे। इसी तरह सबसे पहले पालतू जानवर बनाए गए। उनमें पालतू जानवर किन्हें बनाया गया था? सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया पालतू, जो उसके बाद भेड़ बकरी को बनाया गया है। तो हमारी अगली हेडिंग है, हमारी ये हेडिंग है एक नवीन जीवन शैली। क्या तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो? अगर आप किसी बीज के पौधे अगर आप किसी पौधे के बीज के को बोकर आप देखो तो पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कुछ फिर साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने तथा उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह के लंबे समय तक रहना पड़ता था, तो बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक सिंचाई और खरपतवार हटाने और जानवरों तथा चिड़ियों की सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जो कटाई के बाद जो अनाज प्राप्त होते थे उन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था। अनाज को भोजन तथा बीज दोनों के रूप में बचा कर
आवश्यकता है कि लोगों उसके भंडारण की बात सोचने लगे। जब लोग सोचने लगे कि अनाज को बचा कर रखा जाए तो लोग भंडारण अवश्य करेंगे। अपने भंडारण भी उस समय करना शुरू कर दिया था बहुत सी। और यहाँ पर बहुत से इलाकों में लोग मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए और टोकरियां बनाए और जमीन पर गड्ढा खोदना शुरू किया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे उनका प्रयोग करते करते होंगे? अपने जवाब को कारण बताओ। आपको ये चीज़ें बतानी। अगली हमारी हेडिंग है जानवर चलते फिरते खाद भंडारते। तो जानवर कैसे चलते फिरते खाद भंडारते? तो जानवर चलते चलते फिरते ऐसे खाद भंडारते जिससे उनको उनकी संख्या बढ़ती गई। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी उनकी संख्या बढ़ती ही थी। और साथ ही उन्हें दूध भी, जब आप जानवर की देखभाल करेंगे तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो आपको दूध मिलेगा, और दूध भी मिलेगा उसके साथ साथ आपको एक अच्छा स्रोत है। दूध एक अच्छा स्रोत है, भोजन के एक अच्छा स्रोत है। दूध एक जो है भोजन के एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहते हैं पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या मिल सकता है? आज उनका उपयोग किए आप इसको यहाँ पर प्रश्न दिया गया, आप ये बताना है आपको। अगली हेडिंग हमारी ये है कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। इसके बारे में आपको पता करता मानचित्र 2। आप देखिए मानचित्र 2 जो पृष्ठ 13 पर देखो तुम, इन नीले वर्ग के दिख रहे होंगे, आप मानचित्र में देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक हो तो पृष्ठ नंबर 13 पर आप देख सकते हैं स्पष्ट। इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ जहाँ नीले बिंदु उस जगह को जहाँ पुरातत्व को शुरुआत कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो नीले बिंदु उस चीज़ को दर्शाते हैं जो पुरातत्व यानी कि खोजकर्ता वैज्ञानिक जो हैं उन्हें ये चीज़ें मिली हैं कि वहाँ पर कृषि और पशुपालक के साक्ष्य मिले कि यहाँ होता था, यहाँ पर लोग रहते थे, अनाज उगाते थे, पशुपालन करते थे, उनकी हड्डियाँ मिली हैं, उनके अनाजों के दाने मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में पूरी तथा दक्षिणी भारत में पाई गई। ये पॉइंट आप जरूर से जरूर नोट करिएगा, आपको पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों को नमूने का अध्ययन करते थे। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों को अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती या फिर से जानबूझकर जलाए गए होंगे। जो अनाज के दाने या गलती से जल गए होंगे या जानबूझकर भी जलाए गए। अगर आप अनाज के दानों को जला कर खाएंगे तो स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए जानबूझ के भी जलाए देंगे, गलती भी से भी जल गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत उपमहाद्वीप के बहुत भागों बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग है स्थायी जीवन की ओर। हमारी अगली हेडिंग क्या है? स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्व के कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। आप इस पॉइंट को जरूर नोट किएगा। बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर में जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते लोग, जो कश्मीर में पहले बुर्ज होम जो स्थान है वहाँ पर लोग गड्ढे बनाकर भी रहते थे, जिन्हें गर्तावास भी कहते हैं, जिन्हें गर्तावास भी कहा जाता है। इनमें उतारने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें ठंड हो के मौसम की सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्व को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे, यानी गर्मी में बाहर और ठंडी में अंदर रहते होंगे। एक गर्तावास का चित्र आपको बनाना है। या बहुत सारी जगहों के से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो प्रापाषाण के उपकरणों से भिन्न है। आप पॉइंट नोट जरूर करिएगा, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे भी औजार जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। आप ये पॉइंट जरूर नोट करें। ओखली और मसूल का भी उपयोग होने लगा था। प्रयोग अनाज और वनस्पतियों के प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का अनाज पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग होता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तयुगीन औजार का निर्माण
प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे, कुछ औजार जो थे वो हड्डियों के बनाए जाते थे। जैसे ये पत्थर के औजार है, नौ पसाड़ियों के कुछ उपकरण है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे नौ पसाड़ युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था, यानी कि इस पर चित्र बनाए जाते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का खाना पकाने के लिए भी उपयोग किए लगे, और चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा, जो चावल, गेहूँ, दलहन थी उस समय जो है महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी आहार का। इसका साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके साथ कपास की आवश्यकता पौधों को उगाए जाते थे। जब लोग कपड़े बुनना शुरू कर दिए तो लोगों की कपास की आवश्यकता तो पड़ती, जब कपास की आवश्यकता पड़ती तो कपास लोग उगाते ही जरूर होंगे, तभी तो कपड़े बनेंगे भैया। अब आगे बढ़ते हैं। ये परिवर्तन एक जगह पर साथ ही आ गए रहे होंगे क्या? क्या ये परिवर्तन एक ही जगह पर साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है बच्चों। एक तरह जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन का अपना लिया। अब खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर जीविका चलाते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में अलग जाते थे और ठंडी के मौसम में अलग जाते थे, बरसात के मौसम में अलग जाते थे, और ऐसे अलग अलग मौसम में अलग अलग जाते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना, मटका बना है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस चित्र में क्या आपको कल्पना करनी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र दो पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। आपको मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 पर मेहरगढ़ ढूंढना है। तो चलो देखते हैं। पृष्ठ 13 का हमारा, ये रहा हमारा पृष्ठ 13। आपको इसमें मेहरगढ़ ढूंढना है। मेहरगढ़ कहाँ भैया? मेहरगढ़ इधर है, देखो ये रहा हमारा मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है। ये रहा हमारा मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो चलिए वहीं चलते हैं। मेहरगढ़ आपने ढूंढ लिया होगा शायद, आपके अपने बुक में भी चित्र बने हो, चित्र पृष्ठ 13 पर देखिएगा तो आपको मिलेगा। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। जो मेहरगढ़ ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण है। बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है जहाँ मेहरगढ़ समता वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इलाके के सबसे पहले गेहूं और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। मेहरगढ़ वह स्थान जहाँ स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और गेहूं उगाना शुरू किया और भेड़ बकरी पालना सीख लिया था सबसे पहले। तो आप इस पॉइंट को जरूर से जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर के जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां। यहाँ पर मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है भैया? यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, हिरण की हड्डियां मिली हैं, सुअर की हड्डियां मिली, जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये आप पॉइंट जरूर नोट कीजिए कि मेहरगढ़ में किस प्रकार के घर होते हैं। मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार प्रकार के घर मिलते थे। प्रत्येक घर में 4 तथा उससे ज़्यादा भी कमरे होते। कुछ संभवतः भंडारण के काम, कुछ कमरे जो होते थे जो भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद समानता मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताए। जब लोगों की मृत्यु होती तो उनके सगे संबंधी जो उनके घर या परिवार के होते थे, जो रिश्तेदार होते थे शायद होते होंगे, तो लोग उनका बहुत संबंधी प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था ताकि वो भी, यानी कि उनके साथ सामान इसलिए रखा जाता था क्योंकि वो मृत्यु के बाद लोग मानते थे कि जीवन होता है तो आगे काम उनके दिन खाने पीने की वस्तुएं भी रखा करते होंगे। तो यहाँ पर मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्रें मिली हैं, यानी कि बहुत सारी मिली। एक कब्र में तो मृतक के साथ बकरी की दफनाया गया था। आप पॉइंट नोट कीजिए कि संभवतः इसे परलोक में मृतकों को खाने के लिए रखा गया होगा। लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होते, इसलिए मृतक के साथ बकरी भी रखा गया कि परलोक में ये इंसान खाएगा। अब यहाँ पर अन्यंत्र तो फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। ये फ्रांस की गुफा है। ये कौन सी गुफा भैया? फ्रांस की गुफा में चित्रकारी की गई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ होगा। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो भैया। अपने एटलस में अगर आपके पास एटलस तो उसमें फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। पुरास्थल की खोज लगभग 1,000 सॉरी पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले
4 स्कूली छात्रों ने, बच्चों ने इस तरह के चित्रों को लगभग 20,000 साल पहले लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच बनाए होंगे। इसमें कई प्रकार के जानवर चित्र होंगे। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गोंडा, रेड 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 डियर, बारहसिंगा सुअर गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोएस्क या चारकोल के जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। यह संभव इन चित्रों पर उत्सवों और अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पे निकालने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। दोस्तों, हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ पर एक पॉइंट और है, यही ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है कि नौ पाषाणिक पुरास्थल एटलस में तुर्की आप ढूंढे। नौ पाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चावल हुइक तुर्की में है। चावल नहीं, सॉरी बच्चों, चावल नहीं, यहाँ पर चाताल है, चाताल। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें मिली। तुर्की में जो है दूर दराज के स्थानों में कई चीज़ें मिली हैं, और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर से कोड़िया, जब कोड़िया जानते होंगे। भूमध्य सागर में सीपियाँ मिलती हैं, उन्हें भी लाया गया होगा। उन्हें भी, और ध्यान रहे कि उस समय तक पहिया वाले वाहन विकास नहीं, उस समय जो पहिया वाले वाहन उपस्थित नहीं थे। लोग सामान को ढोने के लिए जानवरों के पीठ पर लाद कर ढोया जाता था। बताओ कि कौड़ियों, यहाँ पर आपको बताना है, होमवर्क दिया गया है कि आपको बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का उपयोग होता होगा। क्या उपयोग होता हो? तो कौड़ियों सीपों के उस समय लेन देन के लिए, वस्तुओं को लेन देन के लिए होता होगा। जैसे कि आज किसी वस्तु को आप खरीदने जाए, यानी कि दुकान पर राशन खरीदने के लिए, कुछ भी खाने पीने के लिए खरीदने जाए, तो आपको पैसा देना। इसी तरह उस समय भी कौड़ियाँ और सीपियों का प्रयोग होता होगा, यानी कि होता था या होता होगा वस्तु को खरीदने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर टू क्लोज हो गया, यानी कि समाप्त हो गया है। ये हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया है। पिछली वीडियो में पास्ट पार्ट हमने किया, इस वीडियो में हमने सेकंड पार्ट करा दिया है। आप इन दोनों पार्ट को जरूर देख लिया, अच्छे से हमने समझाया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।